बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन है जो भारत की नेबरहुड पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। बिम्स्टेक के केंद्र में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। इसलिए भविष्य में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली ये खाड़ी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है और इस संदर्भ में बिम्स्टेक देशों का आपस में सहयोग करना और इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव इसी पूरे संदर्भ में खासा महत्व रखता है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। तो एक कॉन्क्लेव हो रहा है जिसको हम जानते हैं बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव के नाम से। ये कॉन्क्लेव कहां पर चल रहा है? ये चल रहा है विशाखापट्टनम में 14 से 15 जुलाई 2025 को। ये इस प्रकार का दूसरा कॉन्क्लेव है। हम बिम्स्टेक के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल करेंगे, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। लेकिन पहले आप खबर को जान लीजिए। तो बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव विशाखापट्टनम में 14 से 15 जुलाई 2025 को हो रहा है। पहला बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव कब हुआ था? वर्ष 2019 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? विशाखापट्टनम में ही हुआ था। इस बार जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसकी थीम क्या है, उसका मुख्य विषय क्या है, इससे आप पूरा चीज समझ जाएंगे। जैसे इसकी थीम है वन वे वन विजन वन मिशन, यानी एक खाड़ी। खाड़ी कौन सी? बंगाल की खाड़ी। वन विजन, वन दृष्टिकोण, एक ही दृष्टिकोण और एक मिशन। नेविगेटिंग द फ्यूचर, यानी भविष्य को दिशा प्रदान करना। किस प्रकार से दिशा प्रदान करना? ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप, यानी जो बंगाल की खाड़ी है, अगर हम इसके संसाधनों का ठीक तरीके से प्रयोग करते हैं, यहाँ पर मछली पालन की दिशा में काम करके यहाँ के मछुआरों की आजीविका को बढ़ाते हैं, साथ ही क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देकर के ब्लू इकोनॉमी को ठीक आकार देने की कोशिश करते हैं, समुद्री संसाधनों का ठीक तरीके से प्रयोग करते हैं, तो हम इस सारी चीजों का प्रयोग इस क्षेत्र के विकास में कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत इन सभी देशों यानी बिम्स्टेक में पड़ने वाले देशों के पोर्ट्स के बीच यानी उनके बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसी पर यह पूरा कॉन्क्लेव है। आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? भारत सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हो रहा है और साथ ही इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। आपने ये खबर जान ली, इसके उद्देश्य को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप बिम्स्टेक के बारे में जान लीजिए। कब इसकी स्थापना हुई थी? पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये एक बंगाल की खाड़ी पहल के रूप में जाना जाता है, जो इस क्षेत्र में पड़ने वाले बंगाल की खाड़ी के आसपास उसकी सीमाओं से लगने वाले देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करता है, तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करता है, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा करके विकास को दिशा देने का प्रयास करता है। इस प्रकार का संगठन है, बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है। उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी से लगे और उसके आसपास के देशों के बीच साझा विकास की पृष्ठभूमि जमाना। और सहयोग को बढ़ावा देना। स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के भी दो महत्वपूर्ण देश यहाँ पर हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड पड़ते हैं। 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना हुई, लेकिन प्रारंभ इसका केवल 4 देशों के माध्यम से किया गया था। ये 4 देश कौन से थे? बांग्लादेश, भारत यानी इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसलिए इसको तब इसकी फुल फॉर्म इस प्रकार से बनती थी बिस्टेक। लेकिन फिर इसमें म्यांमार शामिल हुआ और म्यांमार के शामिल होने से ये बिम्स्टेक हो गया। तो लेकिन म्यांमार के शामिल होने से इसकी जो फुल फॉर्म थी वो नाम पर ही आधारित थी, लेकिन वर्ष 2004 में जब इसमें नेपाल और भूटान शामिल हुए तब इसका नाम बदल दिया गया। बिम्स्टेक नाम रहा नाम के आधार पर, लेकिन उसकी जो फुल फॉर्म हुई वो ही बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होगी और पूरी तरह से बिम्स्टेक अस्तित्व में आ गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में और वहीं पर इसका सचिवालय भी है।
जो वर्ष 2014 में स्थापित हुआ था। तो इन देशों के बीच आप ये देखिए कि इन सारे देशों की सीमा जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो इन देशों के पोर्ट के बीच, बंदरगाहों के बीच, यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि जो भूटान की सीमा और नेपाल की सीमा है, ये बे ऑफ बंगाल से नहीं लगती है, लेकिन इनको पहुंच प्रदान करता है ताकि इनकी बे ऑफ बंगाल से तक पहुंच स्थापित हो। इसके लिए भारत नेपाल को भी और भूटान को भी बे ऑफ बंगाल तक एक पहुंच प्रदान करता है और इनको भी एक भूमि के रास्ते जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस चीज को भी विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि इस खाड़ी से लगे अलग अलग देशों के बंदरगाहों को आपस में जोड़ करके उनके बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाना और इस व्यापार के माध्यम से सहयोग को बढ़ा करके एक पूरा सुरक्षात्मक और विकास का दृष्टिकोण अपनाना और बे ऑफ बंगाल के संसाधनों का अधिकतम स्तर तक प्रयोग करना इस पूरे संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिम्स्टेक का महत्व क्या है, इसके महत्व को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। वर्ष 2023 के अनुसार बिम्स्टेक की जो टोटल जनसंख्या है, जो 7 देश हमने बताए बिम्स्टेक के, इनकी टोटल जनसंख्या विश्व की टोटल जनसंख्या का कितना है, 22% है। टोटल इकोनॉमी का साइज कितना है, $5.2 ट्रिलियन है। ये वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार है। अब इसका आकार और बढ़ गया है। भारत की खुद की इकोनॉमी $4.2 ट्रिलियन के आसपास चली गई है। तो इसका एक जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्व है। साथ ही जो बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन है जो आसियान के देशों, आसियान में 10 देश हैं। कौन कौन से? दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। कौन कौन से देश हैं? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम और फिलीपींस। ये 10 देश हुए और इनमें से 2 देश यानी थाईलैंड और म्यांमार बिम्स्टेक का हिस्सा है। और साथ ही सार्क के बीच एक संपर्क मार्ग का ये हिस्सा है, संपर्क मार्ग का निर्माण करता है। बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन है। सार्क के हाशिए पर चले जाने के बाद, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में लगातार तनाव के कारण सार्क के हाशिए पर जाने के बाद भारत के लिए बिम्स्टेक और बिम्स्टेक में शामिल अन्य देशों के लिए भी बिम्स्टेक का जो महत्व है वो बेहद ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही बिम्स्टेक के महत्व का बढ़ने का एक कारण ये भी है कि ये बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, ये एक ऐसे व्यापारिक मार्ग पर स्थित है जो यहाँ से मलक्का जलडमरू मध्य और साउथ चाइना सी से होते हुए पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। यानी एक प्रकार से पैसिफिक ओशन को हिंद महासागर से जोड़ने वाले एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र पड़ता है। और बंगाल की खाड़ी का अगर ये क्षेत्र पड़ता है तो यहाँ पर जिस तरह से इस व्यापारिक मार्ग की एक महत्वपूर्ण स्थिति हाल ही में उभरी है, जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में चाइना असर्टिव होता चला गया है अपने अधिकारों को लेकर के, और उसने साउथ चाइना सी के बड़े क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा किया है, उसी संदर्भ में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी बिम्स्टेक का महत्व बंगाल की खाड़ी में बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए इन देशों के बीच सहयोग होना, पोर्ट्स के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना और एक खास सुरक्षात्मक दृष्टिकोण का अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना, इस यहाँ पर स्थित देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके माध्यम से वो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसके माध्यम से वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यापारिक, सुरक्षात्मक, शांति, सुरक्षा, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार से सागर पॉलिसी, जिसके माध्यम से वो हिंद महासागर में एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए इन देशों के साथ अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहता है, विकास को सुनिश्चित करना चाहता है हिंद महासागर में उपस्थित देशों के साथ, चाहे वो सेशल्स हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो। तो इन सभी पॉलिसी के एक आधार का निर्माण करता है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी को केंद्र में रख करके जो संगठन है वो है बिम्स्टेक, और इसलिए बिम्स्टेक इन सभी पॉलिसीज का एक आधार बन जाता है। इस संदर्भ में भी इसका रणनीतिक महत्व स्थापित है। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा गलियारे के रूप में भी ये लगातार उभर रहा है, और जब हम वैश्विक व्यापार और ऊर्जा गलियारे की बात करते हैं तो उसमें मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर से होकर जाने वाला वो व्यापारिक मार्ग जो हिंद महासागर और
प्रशांत महासागर को जोड़ता है बंगाल की खाड़ी से होता हुआ। इस गलियारे के जैसे ही महत्व बढ़ रहा है वैसे ही बंगाल की खाड़ी का महत्व भी बढ़ जाता है। ये जो पोर्ट कॉन्क्लेव विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है, इसका महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। आप ये जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान पीटी यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए खास जरूरत होती है गाइडेंस की, और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी समग्र रूप से कराई जा सके, आप इन तीनों ही स्तरों के लिए पूरी तरह से तैयार करवाए किए जा सके, इसके लिए दृष्टि संस्थान अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम है दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026। 21 जुलाई 2025 से इस मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से है। 10 महीने का ये प्रोग्राम है और इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए समग्र रूप से तैयार किया जाएगा, ताकि आपकी पर्सनैलिटी उसी प्रकार से तैयार हो सके जिस प्रकार से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। इस प्रोग्राम में आपको 10 महीने की समग्र तैयारी करवाई जाएगी। 1-to-1 एक्सपर्ट मेंटरशिप आपको प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन के लिए 40 से ज्यादा हाई क्वालिटी टेस्ट आपको उपलब्ध होंगे। तो एक संपूर्ण पर्सनैलिटी आपकी तैयार करेगा, समग्र रूप से पर्सनैलिटी आपकी तैयार करेगा दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026। इसलिए इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िए, और इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। तो इस नंबर पर कॉल करिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब ये जो पोर्ट कॉन्क्लेव हो रहा है, इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बिम्स्टेक देशों के बीच समुद्री सहयोग को और ज्यादा गहरा कर देना। और जब हम समुद्री सहयोग को गहरा करने की बात करते हैं, तो अगर इनके सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ दिया जाए, उनमें कनेक्टिविटी स्थापित कर दी जाए और एक दूसरे की सुविधा का प्रयोग दूसरा बंदरगाह कर सके, इसकी पृष्ठभूमि बना दी जाए, तो ये सहयोग और ज्यादा गहरा हो जाएगा। यानी बंदरगाहों की आपस में कनेक्टिविटी स्थापित करना, और एक बंदरगाह अपने स्थान, अपनी जगह पर जिस तरह की सुविधाओं का प्रयोग कर रहा है, जिस तरह से भंडारण के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में उसने बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित की हैं, वो हर पोर्ट पर विकसित की जा सके, इसके लिए भी कनेक्टिविटी को बढ़ाना जरूरी है। साथ ही हरित और सतत समुद्री प्रथाओं पर चर्चा करना भी इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। यानी बंदरगाहों का जब हम विकास करते हैं, तो वहां पर बिजली के जो संसाधन है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर बेस्ड हो। साथ ही वहां पर जिस प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल हो रहा हो, अगर वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे या हाइड्रोजन ईंधन पर चलते होंगे, तो इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होगा, डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह की सतत प्रैक्टिसेस को पालन करना भी इसका कॉन्क्लेव का एक उद्देश्य है। इसी तरह से जो क्रूज पर्यटन है, यानी जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें केवल मछली पालन के माध्यम से ही आजीविका बढ़ाना नहीं आता, बल्कि हम क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देकर भी अपने समुद्री जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो समुद्री क्षेत्र है और उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट बढ़ावा देना, ताकि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो सके और इनोवेशन के माध्यम से अगर इस क्षेत्र में समस्याएं हैं तो उनका समाधान हो सके और प्रगति की एक बेहतर पृष्ठभूमि निर्मित हो सके। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत मत्स्य पालन ही नहीं आता, बल्कि मत्स्य पालन के साथ साथ क्रूज पर्यटन इसके अंतर्गत आ जाता है। और जो समुद्री तल पर स्थित खनिज संसाधन है, वो खनिज संसाधन भी इसके एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में डेवलप होते हैं। तो इन सभी का एक समग्र विकास करना, ताकि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और इस दौरान हमें सतत प्रैक्टिसेस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उस पर भी चर्चा होगी। हाल ही में जो हस्ताक्षरित बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट यानी समुद्री परिवहन सहयोग समझौता है, उसको भी लागू करने पर इसमें चर्चा होगी, ताकि समुद्री परिवहन के बीच सहयोग स्थापित करके इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस पर भी इस पोर्ट कॉन्क्लेव में बात होगी। प्रमुख चर्चाएं और विषय क्या है जो यहाँ पर चर्चित होंगे? जैसे हरित सागर यानी ग्रीन पोर्ट पर बात की जाएगी। जैसा कि अभी हमने बताया कि ग्रीन पोर्ट का सीधा सा मतलब है कि हम जिन बिजली के स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर बेस्ड हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल करें,
शोर टू शिप पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बंदरगाह पर कोई जहाज खड़ा हो तो वो जनरेटर से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ना करे, अपनी ऊर्जा प्राप्त ना करे जनरेटर से, बल्कि बंदरगाह पर स्थित स्रोतों से ऊर्जा का इस्तेमाल करे। बंदरगाह पर स्थित बिजली के जो सोर्सेस हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, और अगर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर ये बिजली के स्रोत बेस्ड हैं तो इससे प्रदूषण को ओवरऑल कम करने में भी मदद मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से हम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा, डिकार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। ये भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। साथ ही स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान करने से संबंधित हो, भंडारण सुविधाएं हो, वितरण सुविधा हो, परिवहन हो, उसको हम स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी सड़क और जितने भी जल मार्ग हैं उनको इस प्रकार से नियोजित करें कि वो एक बेहतर कॉरिडोर के रूप में काम करें, और इसमें डिजिटल तकनीक का भी प्रयोग करें। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान जाने के लिए किस तरह से वो पहुंच रहा है, सही पहुंच रहा है, नहीं हो रहा है, परिवहन में किन साधनों का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग, डिजिटल नवाचार के माध्यम से उसकी डिजिटल ट्रैकिंग भी की भी पृष्ठभूमि का निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई बिल बनाया जा रहा है तो उसको भी हम ऑनलाइन बना सके, डिजिटल फॉर्म में उसको हम क्रिएट कर सके, ताकि किसी भी प्रकार से हमें कागजों का ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। और ये भी एक, आप कह सकते हैं कि जो डिकार्बोनाइजेशन या एक सतत प्रक्रिया की तरफ हमें आगे बढ़ना है, सतत विकास प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ना, उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही पोर्ट्स पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसे इकोनॉमिक क्षेत्र डेवलप किए जा सके जो कि अलग अलग तरह की कर रियायतों से, टैक्स छूट से संपन्न हो, और नीति का समर्थन दिया जा सके, ताकि पोर्ट के पास ही हम एक आर्थिक विकास के केंद्र बना सके, वहां पर ऐसी फैक्ट्रियां भी बना सके जो आदान प्रदान, वस्तुओं के आने जाने के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम कर सके, यानी पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दें। क्रॉस बॉर्डर निवेश की भी इन सभी से एक पृष्ठभूमि निर्मित हो जाएगी, और ये सारी चीजें चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्लू इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी, यानी सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी के अलग अलग पक्षों पर चर्चा भी इस पोर्ट कॉन्क्लेव में होगी। प्रमुख प्रतिभागी कौन है? ब्रिक्स के वो बिम्स्टेक के सभी 7 सदस्य देशों के जो मंत्री हैं और जो सरकारी प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। भारत सरकार के पोर्ट्स मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। पोर्ट्स ट्रस्ट शामिल होंगे, शिपिंग कंपनियां, लॉजिस्टिक फर्म के प्रतिनिधि इसमें रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्था है और एशिया और पैसिफिक के लिए काम करती है और टेक्निकल सहयोग प्रदान करती है बिम्स्टेक को, वो भी उसके प्रतिनिधि इसमें रहेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी टेक्निकल सहयोग बिम्स्टेक को प्रदान करता है। बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट जो कि ढाका में है, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स, चाहे वो ब्रिटेन के हों, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन के हो या भारत के हो, वो सारे इसका हिस्सा रहेंगे। विशाखापट्टनम पोर्ट की इसमें क्या भूमिका है? विशाखापट्टनम पोर्ट की ये स्थिति है और इसको भारत का ईस्टर्न गेटवे, पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। भारत में अगर इस पोर्ट की स्थिति देखें तो यहाँ पर बहुत ही आधुनिक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं आपको मिलेंगी। क्रूज टर्मिनल भी यहाँ पर है और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशाखापट्टनम है केवल जल मार्ग से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि सड़क और एक तरह से जो वायु परिवहन है उस मार्ग से भी जुड़ा है। तो विशाखापट्टनम अपने आप में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीन और स्मार्ट पोर्ट विकास के संदर्भ में भी विशाखापट्टनम बहुत ही अग्रणी स्थिति में है, और इस प्रकार से इस कॉन्क्लेव का, पोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन करवा करके ये भारत की समुद्री नेतृत्व में जो भूमिका है उसको सशक्त कर रहा है, उसको एम्पावर कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। अब हम एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ये सारा महत्व आपने इसका समझ लिया, क्या क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के देशों को जोड़ता है। दूसरा कथन है, बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी भारत के कोच्चि पोर्ट द्वारा की जा रही है।
तीसरा कथन है बिम्स्टेक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। और चौथा कथन है बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारत के सागरमाला कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। सही विकल्प चुनिए। आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1 और 4 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 3 और 4 सही है, सभी कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।